तो चलिए आज जरा सौर ऊर्जा की कहानी पर बात करते हैं। हमारे पास कुछ लेख और रिसर्च पेपर्स हैं जो दिखाते हैं कि कैसे हम धूप से बिजली बनाने की पहली सोच से लेकर आज की जैसे आईआईटी बॉम्बे की नई तकनीक तक पहुंचे हैं। देखते हैं सफर में क्या दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ मतलब विज्ञान की नहीं है। ये इंसानी सोच और मिलकर काम करने की भी है, और इसकी जड़ें काफी पुरानी है जैसा आपने कहा। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। 1839 मतलब बिजली के बल्ब से भी पहले की बात है ये तो। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, एलेक्जेंडर एडमंड बेकरेल। उन्होंने देखा कि रोशनी से बिजली बन सकती है। फोटोवोल्टिक इफेक्ट। गजब है ना, इतनी पुरानी सोच। सही बात है। और फिर देखिए, करीब 40 साल बाद 1883 में चार्ल्स फ्रिट्ज ने सोने और सिलेनियम से पहला सोलर सेल बनाया। हालांकि वो सिर्फ 1% बिजली ही बना पाता था। सिर्फ 1%? हाँ, जो ज्यादा नहीं थी, पर ये एक शुरुआत थी कि हाँ, ये मुमकिन है। कॉन्सेप्ट तो प्रूव हुआ। लेकिन उस वक्त ये किसी काम का तो नहीं रहा होगा, मतलब व्यवहारिक तौर पर। नहीं, व्यवहारिक रूप से तो नहीं, लेकिन इसने रास्ता दिखाया। असली जो मोड़ आया वो था 1954 में, अमेरिका की बेल लैब्स में। वहां डेरिल चैपिन, केल्विन फुलर और गेराल्ड पियर्सन ने सिलिकॉन से पहला प्रैक्टिकल सोलर सेल बनाया। अच्छा। हाँ, और ये करीब 6% बिजली बनाता था। और इसने एक छोटे खिलौना फेरिस व्हील और एक रेडियो को चलाकर दिखाया। मतलब ये अब सिर्फ लैब की चीज नहीं रही। वाह, यहीं से चीजें बदलनी शुरू हुई होंगी फिर। बिल्कुल। असल इस्तेमाल की शुरुआत समझिए यहीं से हुई। 1958 में तो वैनगार्ड 1 सैटेलाइट में सोलर सेल लगाकर अंतरिक्ष में भेज दिया गया। अंतरिक्ष मिशनों ने असल में शुरुआती दौर में इस तकनीक को बहुत बढ़ावा दिया। फिर 1970 के दशक से सिलिकॉन वेफर बनाने के तरीके बेहतर हुए, लागत कम हुई और धीरे धीरे ये घरों की छतों और फिर बड़े सोलर फार्म तक पहुंच गए। आज दुनिया की 5% से ज्यादा बिजली सौर ऊर्जा से आती है, और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। तो एक तरफ ये तकनीक बढ़ रही थी और दूसरी तरफ क्या दुनिया भर के देश भी साथ आ रहे थे, जैसे वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए? हाँ, आईएसए बहुत महत्वपूर्ण है। 2015 में पेरिस जलवायु समझौते के समय भारत और फ्रांस ने मिलकर इसे शुरू किया था। इसमें 120 से ज्यादा सनशाइन नेशंस हैं, मतलब जहां खूब धूप होती है। अच्छा। इसका मकसद है सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को तेज करना, कोयले पेट्रोल पर निर्भरता घटाना और साथ ही तकनीक का लेन देन, फाइनेंसिंग, रिसर्च में मदद करना, ताकि सदस्य देश आसानी से सौर ऊर्जा अपना सकें। जबरदस्त वैश्विक कोशिशें तो। और इसी बीच जैसा हम कह रहे थे, भारत में भी जमीन पर कमाल का काम चल रहा है। आईआईटी बॉम्बे की हालिया सफलता, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। आईआईटी बॉम्बे का जो नेशनल सेंटर फॉर फोटोवोल्टिक रिसर्च एंड एजुकेशन है, वहां प्रोफेसर दिनेश के काबरा और उनकी टीम ने एक नई चीज बनाई है। उन्होंने एक अर्धपारदर्शी पेरोव्स्काइट सेल को। पेरोव्स्काइट? हाँ, ये एक नए तरह का मटेरियल है। सैद्धांतिक रूप से ये सिलिकॉन से ज्यादा बिजली बना सकता है, पर टिकाऊपन एक चुनौती रही है। तो उन्होंने इस पेरोव्स्काइट सेल को सिलिकॉन सेल के ऊपर लगाया है। इसे 4 टर्मिनल टैंडम संरचना कहते हैं। 4 टर्मिनल, इसका क्या मतलब हुआ और इसमें खास क्या है? देखिए, 4 टर्मिनल का मतलब है कि ऊपर और नीचे की परतें वो बिजली अलग अलग भेज सकती हैं, स्वतंत्र रूप से। इससे पेरोव्स्काइट और सिलिकॉन दोनों अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाते हैं और सूरज की रोशनी के अलग अलग हिस्सों से ज्यादा ऊर्जा खींचते हैं। और खास बात यह है कि उन्होंने ये पेरोव्स्काइट भारत में ही बनाया है, सस्ते में और ज्यादा कुशलता से। लेकिन ये पेरोव्स्काइट की टिकाऊपन का मसला तो हमेशा से रहा है ना? नमी और गर्मी से दिक्कत होती है इसे। आईआईटी बॉम्बे ने इसे कैसे संभाला? हाँ, यही तो बड़ी बात है। उनका दावा है कि उनकी तकनीक से बना सेल गर्मी, रोशनी और बिजली के तनाव में 10 साल तक चल सकता है। उन्होंने इसे पैक करने का जो तरीका है, एनकैप्सुलेशन, और जो सामग्री इस्तेमाल की है उसमें सुधार किया है, जिससे नमी और गर्मी से बेहतर बचाव होता है। अच्छा। और क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें देश में ही मिल जाती हैं, तो आयात पर निर्भरता कम होगी और आगे चलकर सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन बनाने जैसे रास्ते भी खुलेंगे। तो ये टैंडम सेल इतने अहम क्यों है? क्या ये सिर्फ थोड़ी और बिजली बनाने का तरीका है या कुछ बड़ी बात है इसमें? नहीं, ये सिर्फ थोड़ी और बिजली की बात नहीं है, ये दक्षता की एक बड़ी छलांग है। देखिए, अकेला सिलिकॉन सेल सैद्धांतिक रूप से लगभग 29% तक ही बिजली बना सकता है। पेरोव्स्काइट परत जोड़ने से ये टैंडम सेल 30-40% तक पहुंच सकते हैं। ओह, 30-40%? हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है। और साथ ही, जैसा हमने कहा, टिकाऊपन में सुधार इसे व्यावहारिक बनाता है।
भारत के लिए तो ये अपनी सोलर मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने, अपने नेट जीरो लक्ष्यों को पाने और आईएसए जैसी वैश्विक पहलों में योगदान देने का एक शानदार मौका है। भविष्य में ये तकनीक हमें कहाँ-कहाँ दिख सकती है, क्या अंदाजा है? कई जगह सोचिए, तालाबों या झीलों पर तैरते हुए सोलर फॉर्म, इमारतों की खिड़कियों और दीवारों में लगे अर्ध पारदर्शी सेल जिन्हें बीआईपी कहते हैं, और हाँ, ज्यादा कुशल बिजली उत्पादन से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन भी सस्ता और आसान हो सकता है। कमाल है। बेकरेल की लैब की वो पहली चिंगारी से लेकर बेल लैब्स के प्रदर्शन और अब आईआईटी बॉम्बे के इस आधुनिक सेल तक सौर ऊर्जा का ये सफर वाकई इंसानी दिमाग की उड़ान दिखाता है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि कैसे लगातार रिसर्च और इनोवेशन से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक तरफ आईएसए जैसे मंच दुनिया को जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आईआईटी बॉम्बे जैसे देसी इनोवेशन, ये हमें एक साफ सुथरे और ज्यादा सुरक्षित ऊर्जा वाले कल का भरोसा दे रहे हैं। तो आखिर में सोचने वाली बात ये है कि भविष्य में ये नई तकनीकें और दुनिया भर का सहयोग मिलकर सौर ऊर्जा को हमारी ज़रूरतें पूरी करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में कितना बड़ा खिलाड़ी बना देंगे।